myself Dr. Pintu Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। आज आप लोग के बीच में मैं आज आपका क्लास जो है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स के ऊपर लेने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं कहीं पर इसका नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के नाम से भी आता है। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स कहने के पहले पर्यावरणीय विपदा। जब कोई हैजार्ड्स आता है किसी भी देश या विश्व के स्तर पर, तो कहीं न कहीं वो पर्यावरण को, आसपास की इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बहुत से इसके कारण हैं। पूरी दुनिया का हम लोगों ने पहले बहुत से थ्योरीज को पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज को पढ़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज को पढ़ा। सब चीज़ों में क्या दिखा कि जो आपका थ्योरीज है, जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरीज है, उस थ्योरीज के हिसाब से जो हम लोगों ने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज को, और तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो भी पूरे महाद्वीप है, महादेश है, वो कई जो है प्लेटों का फॉर्मेशन हुआ। ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं, कन्वर्जेंस होते हैं, डाइवर्जेंस होते हैं, या है ना, सबमर्जेंस होते हैं, जो भी होते हैं। इस प्रकार से जब विभिन्न प्रक्रिया होती है तो पृथ्वी की कंपन होती है, भूकंप होती है, बहुत सी चीजें होती है। ये पूरी दुनिया भर में, चाहे नदी के द्वारा हो, ड्रॉट के द्वारा हो, इन्वायरमेंटल हो, नेचुरल हो, बहुत से ऐसे कारण हैं और जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स एंड क्लाइमेटिक हैजार्ड्स भी कह सकते हैं, डिजास्टर्स एंड और नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात आते हैं कॉन्सेप्ट पर। हैजार्ड्स कहते किसको है ना। हैजार्ड्स इट इज ए अननेचुरल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस विच डैमेज a huge amount of property, man, human, all this। जब कोई बहुत बड़ी मात्रा में या संपदा के रूप में पृथ्वी पर वैसी क्रियाएं जो व्यापक लेवल पर, है ना, विनाश या नेचुरल कहे या कुछ मामले में आर्टिफिशियल्स कहे, उसके द्वारा जब बहुत धन जन की अपार क्षति होती है तो उसको हैजार्ड्स कहते हैं। जनरली आमतौर पर ऐसा हैजार्ड्स किसी इंसान के द्वारा किया नहीं जाता, अगर हो भी गया तो वो क्राइम की श्रेणी में आता है, पर मुख्य रूप से जो ये हैजार्ड्स होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पर समझना होगा कि हैजार्ड, डिजास्टर्स और मैनेजमेंट्स क्या होता है। हैजार्ड समझ गए, जब, है ना, इंटेंसिटी, ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमैनकाइंड जो भी है, तो इसको हैजार्ड्स कहते हैं, जिसको हिंदी में विपदा कहते हैं। ये डिजास्टर का मतलब आपदा, और ये राष्ट्रीय आपदा या बड़ा आपदा कहते हैं, नेशनल कैलेमिटी। हैजार्ड और डिजास्टर में अंतर क्या है? कहीं कहीं पर आप लोगों ने डिजास्टर भी शब्द सुनते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात होती है, यस, डिजास्टर्स मैनेजमेंट की बात होती है ना, हैजार्ड्स मैनेजमेंट की बात होती है। ठीक है, शुरू कर दे। नहीं ना, वही है ना। तो देखो, डिजास्टर और हैजार्ड्स के बीच में कॉन्सेप्ट को समझिए। हैजार्ड इट इज ए लॉस ऑफ, चाहे हैजार्ड्स कहें या डिजास्टर कहें, इट इज ए लॉस ऑफ ह्यूज प्रॉपर्टी और मैनकाइंड। जनरली इट्स अकर बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेस। और डिजास्टर भी वही है, आपदा विपदा। टेक्निकली समझिए क्या अंतर होता है। जब किसी चीज पर बहुत बड़े लेवल पर लॉस होता है तो उसको विपदा कहते हैं। सेम केसेस में एक एग्जांपल साइट कर रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक आया, गया में आया, सघन क्षेत्र में आया, 4 इंटेंसिटी से, गांव के क्षेत्र में वही अर्थक्वेक 7 इंटेंसिटी से आया, मोर हुआ ना, मोर डेंजरस हुआ, तो डिजास्टर कौन हुआ? अगर मान लो कि शहरी क्षेत्र में 4 इंटेंसिटी के सिस्मिक जो वेव से और जो अर्थक्वेक आया 4 इंटेंसिटी के, और वही गांव में 7 इंटेंसिटी से आया, तो डिजास्टर कौन हुआ? हैजार्ड कौन हुआ? डिजास्टर इज मोर डेंजरस देन हैजार्ड्स, तो फिर डिजास्टर कौन हुआ? बट यहाँ टेक्निकली समझना है, यही चीज समझना है। इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा गांव का जरूर है, लेकिन शहर का इंटेंसिटी कम है,
तो ऑलवेज डिजास्टर और हैजार्ड इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज इन टर्म्स ऑफ द मेजर इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूज प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन काइंड्स। अगर शहर में 4 या 5 इंटेंसिटी का आया तो ये सघन क्षेत्र है, यहाँ तुरंत बिल्डिंग कोलैप्स करेगा, बहुत से जान माल की हानि होगी, नेटवर्क टूटेगा, सरकार का पूरा नेटवर्क टूट जाएगा, गवर्नमेंट का नेटवर्क टूटेगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। और यही जब गांव में आएगी 7 इंटेंसिटी, वो खतरनाक है लेकिन बहुत प्लेन एरिया है, ज्यादा उसका प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगा। इसलिए डिजास्टर्स इज ऑलवेज डेंजरस इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूज प्रॉपर्टी। इसीलिए हैजार्ड कन्वर्टेड इनटू डिजास्टर्स। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, बिकॉज ऑफ इट इज ए ह्यूज लॉस, सो इट हैज टू बी मैनेज 3 फेज में, प्री डिजास्टर्स, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है कि आने के पहले हम टेक्निकली बहुत सी चीजों को मैनेज करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि भूकंप सुनामी आना है ना, या साइक्लोन्स आना है, तो पहले बहुत लोग घोषणा कर देते हैं ना। अब तो हमारे यहाँ वेदर फॉरकास्टिंग बहुत डेवलप हो गया है, टेक्निक डेवलप हो गया है। वो समुद्र के बीच में जब कोई सुनामी उठता है तो उसका रेडिएशन, उसके ये जो वेवलेंथ होता है उसको पता कर लिया जाता है कि कितना वेव से आ रहा है, किस कोस्टल की ओर आ रहा है, किधर डायरेक्शन चेंज होगा और कितना लॉस होगा। इसलिए कोस्टल एरिया खाली कर लेते हैं अगर हमें 24 घंटा में। नहीं तो पहले की बात है जो हमने बहुत सा मेजर आपका लिखा है, अर्थक्वेक्स का लिखा है, ये लिखा है, पहले इट वाज नॉट वेरी इजी टू प्रिडिक्ट दिस टाइप्स ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स, इसलिए अचानक बहुत लॉस होते थे। अब ऐसा बहुत लॉस नहीं होता, खासकर कैरेबियन से अमेरिकन के क्षेत्र में बहुत साइक्लोन्स आते हैं, वहां पर बहुत से। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ चीजों को पहले कर ली, उसको प्री डिजास्टर्स कहते हैं। और ड्यूरिंग डिजास्टर हम लोगों ने अपना टेक्निक को रखा कि कहाँ कहाँ लॉस होगा उसको भी, और उसके बाद डिजास्टर से जो लॉस हुआ अपना मैनेज करते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट यही 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है, प्री डिजास्टर्स, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। अगर आप लोग कभी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाते हैं, एक बार का याद होगा आप लोग को कि जो बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे और बहुत ज्यादा क्लाउड ब्रस्टिंग हुई थी और बहुत ज्यादा एवलेंचेस हुई थी उस एरिया में, पता है ना। अभी 2016 की घटना, 15-16 की घटना। और उस समय क्या हुआ था, बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो उस समय बहुत सा, जैसे बहुत लोग आप लोग बन रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी करें, प्रोफेसर बने, किसी भी क्षेत्र में जाए, आपको उस पर रिसर्च करना हो तो क्या होता है, उसमें पूछा इंटरव्यू में कि अगर इस तरह का फ्लड्स आए तो आप कैसे मैनेज करेंगे, व्हाट डू यू मीन। तो इस तरीके से जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स रखा है। और जब यही डिजास्टर्स कई क्षेत्रों में फैल जाता है, हैजार्ड से बना डिजास्टर्स, और डिजास्टर्स जब बहुत व्यापक एरिया में, जो एक स्टेट्स के सीमा के साथ साथ बड़े लेवल पर 2-3 स्टेट्स में ऐसा प्रभावित कर देता है, जैसे तो अब उस क्षेत्र की सरकार अपने को सहायता के लिए पूरे दुनिया के सामने या देश के सामने ये करता है, और गवर्नमेंट देखता है कि रियली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तब उसको अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है तो उसको कैलेमिटी कहते हैं, राष्ट्रीय विपदा। जैसे कोसी में बहुत बड़ा बाढ़ है, पाकिस्तान में हुआ, कोसी में एक बार 2008 में बहुत बड़ा बाढ़ आया था बिहार में, पूरा नॉर्थ बिहार डूब गया, तो उसको राष्ट्रीय आपदा। असम में आता है, लोग क्या कहते हैं, घूमते हैं, ड्रॉट का संदेश होता है, तो बिहार गवर्नमेंट सरकार घूम रही थी कि ड्रॉट, तो उसको जब बड़े लेवल पर होता है तो उसको कैलेमिटी घोषित किए जाते हैं। कैलेमिटी घोषित करने का मतलब कि किसी भी सरकारी सेवा को जो कर रहे हैं वो 1 दिन 2 दिन का उसका सैलरी कट सकता है, कोई 10 दिन का सैलरी कट सकता है। देश भर के सारे एनजीओ संगठन उसको डोनेट करेंगे, प्रधानमंत्री राहत कोष में दीजिए या मुख्यमंत्री राहत कोष में दीजिए। इस प्रकार जब कोई बहुत बड़े लेवल पर विपदा जो बहुत अपार जनधन की क्षति करती है तो उसको कैलेमिटी कहते हैं, जिसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है। तो दिस आर द 3 टर्म्स थ्रू विच आई हैव एक्सप्लेन यू what do you mean by environmental or natural hazard and what is the meaning of hazard, disaster and calamity, जिसको विपदा, आपदा और राष्ट्रीय आपदा कहते हैं। ये 3 चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स? नो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। एक होता है जियोलॉजिकल हैजार्ड्स, जियोलॉजिकल या जियोमॉर्फोलॉजिकल जिसको हैजार्ड्स कहते हैं। वी आर ज्योग्राफर्स,
है ना, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो इसको जियोलॉजिकल हैजार्ड्स कहते हैं। जियोलॉजिकल हैजार्ड्स वो कहते हैं जो अस्थलगर्भ, है ना, जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, भूगर्भ, है ना, या बहुत जो भी है। तो जो स्थलों के आपस की प्रतिक्रिया से या क्रिया से जब कोई हैजार्ड्स उत्पन्न होता है, विपदा उत्पन्न होता है, तो उसको जियोलॉजिकल हैजार्ड्स कहते हैं। जियोलॉजिकल हैजार्ड्स मेनली जैसे अर्थक्वेक हो गया, क्या है, डिफरेंट टाइप्स के प्लेट्स आपस में टकराए, टकराने के बाद क्या, हमने पहले भी बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि 6 मेजर प्लेट है, यूरेशियन है, अफ्रीकन है ना, इंडियन ओशियन प्लेट्स है, ऑस्ट्रेलियन है, ये आपस में टकराते हैं, कन्वर्जन। थोड़े से भी हल्का भी है, गाड़ी में अगर आप घूम रहे हैं और थोड़ा सा अगर टक्कर होता है तो कितना बड़ा लॉस होता है। उस प्रकार एक प्लेट पर जिस पर पूरी दुनिया बसा, थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो वो बहुत बड़ा लॉस। उसको इंटेंसिटी में मेजरमेंट करते हैं, है ना, उसको मेजरमेंट जो इंटेंसिटी को कहता है, जो उसके वेवलेंथ निकलता है, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो 2-3 तरह का, एक रिएक्टर स्केल्स और सिस्मोग्राफ, है ना। तो जो सिस्मिक वेव के अंतर्गत इंटेंसिटी को मेजर करते हैं उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो भूकंप के, और रिएक्टर स्केल्स पर जिस पर लॉस कितना हो रहा है प्रॉपर्टी, तो उसको तो 2 मेजरमेंट को अलग समझना है। तो इसलिए जियोलॉजिकल हैजार्ड, इसके अंतर्गत अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों आता है, क्योंकि आपस में प्लेट कोलाइड्स करते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस, जो ज्वालामुखी उद्गार जिसको कहते हैं, वो क्यों आते हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार क्योंकि आपस में दरार के और नीचे से वो करता है। तो ये तो एक जियोमॉर्फोलॉजिकल या जियोलॉजिकल कहते हैं। एवलेंचेस, भूस्खलन होना, है ना, बहुत से सड़क जितने भी आप हिली एरियाज में देख लीजिए, लैंडस्लाइड और भूस्खलन ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। लैंडस्लाइड कहीं पर गिरा, पूरा अचानक हो रहा, भूमि धंस गया, सड़क टूट गया, बहुत बड़ी, इसलिए देखते हैं आप कभी भी हिल्स एरिया में जाइएगा और तो वहां पर ये दिक्कत होती है। सुनामी, जो हम यहाँ टकराया, स्थल के भाग में टकराया तो भूकंप आया, वही जब समुद्र के बीच में 2 प्लेट टकराते हैं तो सुनामी होता है। सुनामी वर्ड जो है जापानीज वर्ड है। जापान में हर टीएस को, है ना, टी को साइलेंट रखा जाता है, टीएस कॉमन आता है, जैसे ह्यूमन सांग भारत में है ना, टी, हाँ, तो उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी इसलिए वहाँ का नाम लिया गया क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है जो बहुत से आर्कीपेलागो पर एक है। आर्कीपेलागो मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड पर जिसमें होक्काइडो, हांसू, शिशु, क्यूशु, इस तरह का 4 मेजर आइलैंड है। उसी आइलैंड में आपस में बहुत से कोलैप्स करते हैं और वहाँ निरंतर भूकंप आते हैं, इसलिए वहाँ के मकान बहुत लकड़ी वगैरह का बनाए। तो वहीं से वर्ड आया है, जिसमें भारत में भी सुनामी का बड़ा प्रकोप रहा, 2004 का भुज का बहुत बड़ा प्रकोप लॉस हुआ। तो इस प्रकार से वो लैंडस्लाइड्स आपका कॉमन फिनोमेना है। दूसरा है वेदर एसोसिएटेड हैजार्ड्स। पहला तो जियोलॉजिकल है, जो इस तरह के हैजार्ड्स आते हैं, है ना, जिसको लॉस होता है बहुत ज्यादा। दूसरा है वेदर एसोसिएटेड हैजार्ड्स, जो मौसम से संबंधित जब हैजार्ड्स आते हैं, उसमें क्लाउड बर्स्ट आपने सुना होगा, है ना, कि हिमालयन एरिया में बादल फटना। बादल फटना क्या होता है, कभी जानते हो क्या है टेक्निकली, बादल क्यों फट गया, कभी सुना ये वर्ड? ये वर्ड अपने आप में कुछ लगता है ना, दैट इज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग कि बादलों फट जाता है। फटना तो एक बैलून फटना सुने थे, है ना, कपड़ा फटना सुने थे, लेकिन ये बादल फटना, तो इसका वजह क्या होता है? ये जनरली हिली एरिया में होते हैं। जो हिली एरिया में क्या होता है, घाटियों के एक अपना प्रभाव होता है। कभी आप लोग घाटी क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे, हाँ, किसी भी घाटी क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे, तो आप देखते हैं कि एक घाटी की तरफ से जब क्रॉस करेंगे तो बहुत ठंडा लगेगा, सूर्य की किरण नहीं, और तुरंत रोड जब घाटी को उस साइड हो जाएंगे तो पूरा धूप लगेगा, लगता है कि नहीं? क्योंकि रोड, सड़क, घाटी इस प्रकार से है कि कहीं पर ऊंचा नीचा रिलीफ प्लेन फीचर्स नहीं है। तो जो पोर्शन सूर्य के सामने में दिख रहा है वो उस पर लाइट सीधे पड़ेगा, तो वो पत्थर एरिया है, हिली एरिया है, जल्दी गर्म होगा। अपोजिट साइड में नहीं जा पाएगा, लंबा लंबा चीज है जो सूर्य का नहीं जा पाता है, ढक जाता है, कई तरीके से घिरे रहते हैं, तो उधर शैडो जोन हो जाता है ना। एक तो फ्रंट जोन जिसमें सूर्य का किरण पड़ता है और एक शैडो जोन होता है। तो ये निरंतर तरीके से जब बहुत दिन धूप का नहीं पड़ते रहते तो वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे दिन में सुबह का टाइम है, जिधर अगर सूर्य अपोजिट हो गया तो उसके अपोजिट साइड में गर्म होगा, इधर साइड में ठंडा हो जाता है। तो इस क्रिया में क्या है कि घाटियों में जब हवाएं, जो मॉइस्चर से, नदी है, पानी है, बहुत ज्यादा वहाँ नदी वदी निकल रहा है, उस सब हवाएं जो बनती है एक साइड में, मान लो कि बहुत संघनन हुआ और अचानक वो मूवमेंट करके ठंडा या
चढ़ गया या ऊपर से मॉइस्चर से एयर आ रही है और ऊपर गया और पता चला कि एकदम ठंडा है, ऊपर गया एक बाई हीट बहुत मिल गया घाटी से, एक साइड में बहुत ठंडा है ऊपर, तो एक बाई ऊपर गया तो जो मॉइस्चर हवाएं ऊपर उड़ी, अचानक उसको हीट बहुत ज्यादा अंतराल में अंतर आया, तो वो एक बाई वो पानी गिर जाएगा मूसलाधार के रूप में। जैसे यहाँ क्या प्लेन से उड़ रहा है, धीरे धीरे बादल बन रहा है, जम रहा है, एक तरह का टेम्परेचर धीरे धीरे कर रहा है। लेकिन घाटी में ऐसा नहीं, घाटी में अचानक टेम्परेचर बहुत कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा। तो जो मॉइस्चर हवा लेके उड़ रही है, अचानक उसको बहुत ज्यादा हीट मिल जाएगा, डिफरेंसेस ज्यादा रहेगा, तो तुरंत भर में पानी में गिर जाएगा। इसलिए ज्यादातर जितने भी हिमाचल प्रदेश का एरिया है, आपका उत्तराखंड का एरिया है, जो बहुत हिली एरिया है, वहां पर क्लाउड बर्स्टिंग की समस्या होती। कभी प्लेन एरिया में आपने नहीं सुना होगा, बिहार में कभी बादल फटना सुना नहीं सुना, प्लेन्स एरिया में, छोटा नागपुर के प्लेटों में नहीं। लेकिन हिल एरिया में वजह यह है कि घाटी से जो हवाएं चलती है मॉइस्चर लेके, कभी कभी वो ठंडे रास्तों को होते हुए अचानक वो बहुत हीट एरिया में आ जाती है। क्योंकि हवाएं हुई है तो उड़ेगी तो अचानक ऊपर गया और फिर घाटी के ऊपर के क्षेत्र में आया तो मॉइस्चर बहुत मतलब टेम्परेचर अचानक उसको हाई मिल गया, तो इस प्रकार से बहुत से जो चीजें होती है जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं, उल्टा टेम्परेचर होना, है ना। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, एडियाबेटिक इफेक्ट जो कहता है, नॉर्मल लैप्स ऑफ रेट क्या है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। नॉर्मल लैप्स ऑफ रेट होता है कि प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। यही है जनरली इसको, लेकिन ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो हाँ ये कमते रहता है। क्योंकि कोई भी, मैंने बताया था हिट बजट में कि कोई भी टेम्परेचर नीचे क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मॉलिक्यूल्स हैं। जो टेम्परेचर ऊपर से इन सोलर रेडिएशन आ रही है वो पृथ्वी से टकराती है, टकराने के बाद जब वही किरण वापस लौटने लगती है वायुमंडल में, तो आसपास के हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेटेड हैं कि वो ग्रीन हाउस गैसेज उस हीट को ऑब्जर्व करता है। इसलिए 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में बहुत ज्यादा हमें टेम्परेचर होता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो हमारा टेम्परेचर कितना होता, एवरेज टेम्परेचर -15 और बहुत कम होता, जो वी कैन नॉट सस्टेन हियर। हम लोगों की लाइफ यहाँ सरवाइव नहीं होती बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इट मेंटेन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्रीज। एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री, ऐसा नहीं यहाँ का 20, 25, 30 डिग्री है, कहीं का बहुत कम है। इसीलिए तो इस प्रकार 6.5 डिग्री इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, होता है। लेकिन घाटी के क्षेत्रों में अचानक बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है बहुत सा, जिसको एडियोबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। एडियोबेटिक लैप्स रेट की अचानक बढ़ रहे और वो कमना चाहिए बढ़ गए, है ना। तो उसको, उस तरीके की घटना को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। साइक्लोन आप जान ही रहे हैं, दो तरह का जब वेव, दो डिफरेंट नेचर की हवाएं आपस में मिलती है तो फ्रंटल का निर्माण करती है, वाताग्र का निर्माण करती है, और उस प्रकार से वहां पर साइक्लोन्स का निर्माण होता है। थंडर स्टॉर्म, बिजली का कड़कना, आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये प्रभाव। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 1-2 बार बिजली कड़कती थी, लोग डर जाते थे। अब तो पानी पड़ रहा है, लग रहा है कहाँ बिजली गिर रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर नीचे और ऊपर का इतना डिफरेंसेस हो गया है कि तुरंत कोलाइड कर रहा है। तो थंडर स्टॉर्म हो गया, ड्रॉट, उत्तर पूरा दक्षिण बिहार ड्रॉट प्रोन एरिया है ना, ड्रॉट सूखा, और वही नॉर्थ बिहार फ्लड प्रोन एरिया। ऐसे पूरे इंडिया का है। एपिडेमिक, बहुत सा एपिडेमिक होता है, और अभी हम लोगों ने कोरोना देखा, स्वाइन फ्लू सुने थे, है ना, बहुत सा ऐसा है जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसको एक डिजीज भी है, इन्वायरमेंटल उसको इम्पैक्ट भी मानेंगे, है ना, नेचुरल थोड़ी, वो इन्वायरमेंटल एक खास वेदर में बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, तो वो मानेंगे इन्वायरमेंटल लॉ। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। एनी कंफ्यूजन? Concept of hazards, types of hazards, that is a very practical question what I am going to talk about. Everybody has, जो भी व्यक्ति हैं, they should have to be face this question in any competitive exam, either pre, mains, written, anything. It is very relevant questions. You will face a lot of interviews, कोई भी नेट एग्जाम में। मैंने एक इंडिया का मैप बनाया है। आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट दिस रेड जोन जो है, मिल्ली जो है,
कि भारत को ये अर्थक्वेक जोन के रूप में हमने बताया। ये पूरा ये सब अर्थक्वेक जोन, क्योंकि हिमालयन एक फॉर्मेशन के स्टेज में है। यहां से आपका अंगारा लैंड और ये आपका गोंडवाना लैंड है ना, जिसको प्लेटो ऑफ दक्कन, ये दोनों टकरा रहा है, ये दोनों प्लेट आपस में टकरा रहे, इसलिए बहुत सेंसिटिव जोन है, हाई सेंसिटिव अर्थक्वेक जोन है, ठीक है। और इस प्रकार से अर्थक्वेक जोन है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय का 2 फॉर्मेशन अभी भी स्टिल फॉर्मेशन में है, तो यहाँ पर भूकंप के क्षेत्र में आवश्यक बना रहता है हमेशा। उत्तराखंड वगैरह ये माना जाता है पूरे दुनिया में 1 लाख प्रति वर्ष भूकंप आते हैं, है ना। 1000 के आसपास में आपका साइक्लोनिक प्रभाव होता है, रैनफॉल्स, ये पूरा आपका रेट से जो मैं दिखाया, दिस आर द अर्थक्वेक्स हैड, मतलब मोस्ट वल्नरेबल अर्थक्वेक एरिया। ऐसा नहीं कि और कहीं पर नहीं आता, बिहार वहार में ये सब भी। उसके बाद मैंने व्हाइट कलर से जो दिखाया है ना, दिस आर द रिवर्स, इसको फ्लड प्रोन एरिया कहते हैं। ये कोसी है, गंडक है ना, जो भी है, ये आपका इधर है, यमुना है, सोन है। ये जो एरिया है ब्लू रंग से जो मैंने दिखाया है, पानी को दिखाया है, और ब्लू कलर से जो है ये फ्लड प्रोन एरिया को दिखाया है ना, नदी के किनारे। तो ये आपका जो भी नदी आप देख रहे हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, है ना, यहाँ पर भी, और ये आपका फ्लड प्रोन एरिया, ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी है, यहाँ ये सब फ्लड प्रोन एरिया है। भारत का लगभग 57 से 60% एरिया ड्रॉप प्रोन एरिया आता है। अब पूरा राजस्थान का ये जो क्षेत्र है आप, है ना, राजस्थान का, जिसको हमने येलो कलर से दिखाया है, ये हो गया महाराष्ट्र, ये सब का एरिया हो गया, आपका इधर का हो गया, ये ड्रॉप प्रोन एरिया है। लगभग 60-62% एरिया जो इसका ड्रॉट प्रोन एरिया आता है। 47% जो पूरा है जोग्राफिकल एरिया का, मतलब बहुत सा 37% के आसपास फ्लड प्रोन्स है। पूरा ये जो कोस्टल जोन है, ये हैवी रेनफॉल्स एरिया है और साइक्लोनिक प्रभाव का एरिया है आपका कोस्टल एरिया जो हमने दिखाया है। और ये सुनामी प्रभाव का, सुनामी भी जिसको बहुत से मेजर 2004 का सुनामी यहाँ आया था, उत्तर उड़ीसा में आया था, भुज में आया था, अर्थक्वेक जोन से है, यहाँ पर आपस में टकरा रहा है क्योंकि यहाँ से ऐसे निकलता है। और ये जो पूरा आपका नदर्न ईस्टर्न पोर्शंस है, जहाँ पर सड़क वगैरह, ये लैंडस्लाइड्स एरिया है ना, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो भी है आपका, नदर्न साइड जो है, उत्तरी साइड, वो मेनली एक तो अर्थक्वेक, हैवी अर्थक्वेक सिस्मिक जोन हो गया। उसके बाद एवलांचेस इस एरिया में आता है, भूस्खलन की बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, उसके बाद क्लाउड बर्स्टिंग भी इस क्षेत्र में होता है, जैसा आपने देखा बद्रीनाथ वाला में कितना बड़ा लॉसेज होता है, अमरनाथ, बद्रीनाथ और हिमाचल के एरिया में बहुत ज़्यादा होता ही रहता है। उसके बाद लैंडस्लाइड्स एरिया है। अब तो बीआरओ ने, हम तो लास्ट टाइम अक्टूबर में हम गए थे, उस एरिया का विजिट किए थे, तो अब तो बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बढ़िया सिस्मिक वेव को देखते हुए रोड को बनाया है, नहीं वे इतना अच्छा बीआरओ ने रोड को बनाया है कि आपको भय नहीं होगा। मैं इंडो चाइना बॉर्डर पर जो है ना, ऊपर उत्तराखंड का कौन सा जगह, सियाचिन ग्लेशियर नहीं, सियाचिन ग्लेशियर तक नहीं, जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, तो उस जगह पर जो सिक्किम से होते जाता है, मैकमोहन रेखा तो अलग कहा जाता है जो एरिया, हाँ, उस समय उसका दर्रा पर गए थे, जितना भी नाथुला गए थे, नाथुला के पास में क्या रोड बनाया। अब तो पहले डर लगता था, बीआरओ ने बहुत कुछ ऐसा जो चीजें हैं बनाई, नहीं तो एक समय होता था कि जब भी इस रोड से आप गुजरिए, लैंडस्लाइड के प्रभाव में कितने गाड़ी धंस गया, तो कितना जमीन गिर गया। अभी भी आप देखेंगे तो पूरा एकदम ऐसे खड़ा है गिरते हुए। तो ये सब जो एरियाज हैं लैंडस्लाइड्स के प्रभाव में है, भूस्खलन के प्रभाव में है, क्लाउड बर्स्टिंग है, अर्थक्वेक एरिया है, मेनली ये जगह है। प्लेन्स एरिया आपका जो है वो ड्रॉट के प्रभाव में, क्योंकि नेचुरली जो है वेदर जो है आपका, ये वर्षा जो है वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रहा है। अभी देखो ना, प्रत्येक साल का जो वेदर है, मौसम है, रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन वो घटते जा रहा है।
47 इसी परसेंट से हो रहा है। तो पूरा ये जो प्लेनिंग एरिया है वो आपका ड्रॉट एरिया के प्रभाव में है। जो नदी है वो अचानक इसमें हिमालयन, खासकर हिमालयन क्षेत्र से बहने वाले, नेपाली के क्षेत्र से बढ़ने वाले, इसमें फ्लड की सिचुएशन बहुत बड़ा बन जाती है और जिसमें सदा नहीं रहा है जो सालों में। तो ये नदियां पूरे फ्लड्स के प्रभाव में, ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, कोसी है, कोसी है, गंडक है ना, ये सब नदियां, ये आपका नर्मदा ताप्ती नदियां हैं और ये अब महानदी और कृष्णा कावेरी की नदी है ना, कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी। इस प्रकार से ये जो पूरा एरिया है आपका फ्लड प्रोन एरिया है। कुल मिला के आपके भारत की जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स को अगर आप कैटेगराइज करेंगे जियोलॉजिकली हैजार्ड्स और इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स में, तो आपके यहाँ अर्थक्वेक भी है, वॉल्केनिक इरप्शंस का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, एवलेंचेस भी है, सुनामी का भी पूरा प्रभाव है, चूंकि आपके पास में बहुत सा जो इंडोनेशिया है वहां पर कई द्वीप मिलते हैं उसका प्रभाव है, लैंडस्लाइड्स का भी प्रभाव बहुत व्यापक है। वेदर में आपका क्लाउड बर्स्ट है, साइक्लोन का भी प्रभाव है, थंडर स्टॉर्म है ही, ड्रॉट, वो फ्लड है और एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स जो भी है ये। इसलिए भारत एक ऐसा देश है जहां किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक वेरिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल to study the different types of weather phenomena and its associated environmental hazards. So this is one of the important topic जो आपको हमने बताया कि भारत की भौगोलिक विविधता के साथ साथ इसकी जो मौसमी क्लाइमेटिक जलवायु विविधता यहाँ की बहुत सी जो विपदा और आपदा को प्रभावित करता है और उसको भारत की भौगोलिक परिवेश में प्रभावित करता है। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया गया है। अब बहुत सा आप जान सकते हैं कि कौन सा 1935 में जैसे बहुत बड़ा भूकंप बिहार का आया, 1934 में बहुत बड़ा लॉस हुआ, तो उस समय 1.5 लाख लोगों का लॉस हुआ था। आज की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है ना। जब आज उस समय देश आज़ाद हुआ 35 करोड़ जनसंख्या थी और आज लगभग 130 करोड़ जनसंख्या के आसपास है, तो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। उसी प्रकार भूकंप आया था। लेकिन हाँ, इतने दिनों में एक चीज डेवलपमेंट जो हुआ वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत डेवलप कर गया, डेटा डेवलप हो गया, तकनीक डेवलप हो गया। वी कैन प्रिडिक्ट, है ना, वी कैन प्रिडिक्ट, है ना, वी कैन प्रिडिक्ट एवरीथिंग और एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, एनीथिंग।